हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 194 आई ए, टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि आपको पता है कि आज के दिन हम कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं और उसकी वैल्यू अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो बायर पे टीडीएस की लाइबिलिटी आ जाती है। इसी चीज़ को हम आज डिटेल में कवर कर लेते हैं। बजट 2013 में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया में जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल होती है तो जनरली वो अंडर वैल्यूड होती है और अंडर रिपोर्टेड होती है। अंडर वैल्यूड मतलब 50 लाख की चीज़ 30 लाख में सेल हो रही है, और अंडर रिपोर्टेड मतलब हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती किस तरह की। जैसे एग्रीमेंट एंटर होता है ट्रांसफ़र का तो उसमें दोनों पार्टियों का पैन नंबर भी नहीं मिलता, तो फ्यूचर में उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए 194 आई ए 2013 में आया। उसके बाद उन्होंने डिटेल में लिखा कि 194 आई कब से एप्लीकेबल है। 1 जून 2013 से सेक्शन 194 आई ए एप्लीकेबल हो गया। और कौन सी ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल हो गया? सब पे हो गया? नहीं। अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है कंसिडरेशन 50 लाख से ज़्यादा है, 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा है, मतलब 50 लाख की प्रॉपर्टी सेल हुई तो वो 194 आई में कवर हो जाएगी। तो इसके साथ इसमें लिखा गया कि सारी प्रॉपर्टी इसमें कवर होगी? नहीं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को इसमें हटा दिया गया। स्पेशली लिखा गया कि एक्सेप्ट देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अब बात हुई इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, और 50 लाख से कम है तो प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? तो 50 लाख से कम की प्रॉपर्टी पे 194 आई एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड सेकेंडली, किसी एसएससी ने एक प्रॉपर्टी 20 लाख की बेची, एक 40 लाख की बेची ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या उस पर एप्लीकेबल होगा? नहीं। 50 लाख पर प्रॉपर्टी है, एग्री नहीं है कि एक प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 50 लाख या ज़्यादा है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकेंडली, अगर जॉइंट ओनर है कि एक प्रॉपर्टी है तो 60 लाख की, लेकिन इसमें दो जॉइंट ओनर है कि 30-30 लाख के दो ओनर है और वो प्रॉपर्टी सेल हो रही है, तो उस केस में ये एप्लीकेबल होगा क्योंकि 50 लाख पर प्रॉपर्टी है, ओनर के अकॉर्डिंग नहीं है। और इसमें रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों कवर है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कवर नहीं है। उसको स्पेशली इन्होंने लिखा है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड में क्या क्या फॉल करता है। अब रहा टीडीएस का रेट। टीडीएस का रेट 1% रहेगा ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ये कैसे डिसाइड होगा? जैसे 49,90,000 की प्रॉपर्टी है उस पर टीडीएस नहीं लगेगा, लेकिन अगर प्रॉपर्टी 51 लाख की है तो क्या 1,10,000 पे 1% टीडीएस रहेगा या 51 लाख का? तो ये टोटल वैल्यू प्रॉपर्टी पे लगेगा। 51 लाख का 1% टीडीएस हमें काट के जमा करवाना पड़ेगा। अगर बेचने वाले के पास पैन नंबर तो ये टीडीएस रहेगा, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो फॉर्म हमें दिया है 26 QB वो बिना पेन ऑफ सेलर के हम फाइल ही नहीं कर पाते। तो रेट तो 1% रहना है। हाँ, सेक्शन में लिखा है कि अगर पेन नंबर ना हो तो 20% हमें टीडीएस काटना ही पड़ेगा। कौन से पर्सन कवर है? सारे हैं। अगर कंडीशन 50 लाख की कवर हो रही है तो सभी कवर हो जाएगी। अब टीडीएस काटना कब है? टीडीएस काटने के लिए सेक्शन में लिखा है कि ड्यूरिंग द क्रेडिट और पेमेंट विच एवर अर्लियर। अगर आपने बुक ऑफ अकाउंट पे एंट्री की है 26 फरवरी को, पेमेंट 1 मार्च को है, तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी 26 फरवरी को ही आ जाएगी। 1 मार्च का उसमें कोई नहीं रहेगा, जो अर्लियर रहेगा वही हमारे लिए लाइबिलिटी रहेगी। और अभी बात आती है कि आज हमने टीडीएस काट लिया, जमा कब कराना है? जमा कराने के लिए उस डेट दी है हमें 30 दिन। जिस महीने में टीडीएस काटा उस महीने के एंड के बाद 30 दिन के अंदर हमें टीडीएस जमा कराना पड़ेगा। जैसे हमने टीडीएस काटा 2 मार्च को, तो उस टीडीएस को 30 अप्रैल एंड ऑफ द मार्च के बाद 30 दिन 30 अप्रैल तक जमा कराना पड़ेगा। और उसके बाद हमें सेलर को एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसे फॉर्म 16B बोलते हैं। वो हमें 15 दिन और देता है। 30 अप्रैल जमा कराने के 15 दिन के अंदर, मतलब 15 मई तक हमें उसे फॉर्म 16B देना पड़ेगा। अब बात रही कि हमने टीडीएस काटना भूल गए तो क्या रहेगा? अगर हम टीडीएस काटना भूल गए तो बायर की लाइबिलिटी है कि वो टीडीएस काटता नहीं, काट पाया तो उसे जितना लेट काटा है उसका 1% इंटरेस्ट पर मंथ जमा करवाना पड़ेगा। हमने टीडीएस तो काट लिया लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो हमें पर मंथ का 1.5% टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। अब बात रही हमने टीडीएस काट लिया, जमा करा दिया, रिटर्न फाइल नहीं हुई, इसमें ना होने केस में 200 रुपये पर डे की पेनल्टी हम
लगेगी और वो जो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। कुछ पॉइंट है कि पॉइंट जो हमें याद रखने हैं कि TDS 1% रहेगा, बायर और सेलर दोनों का पैन कार्ड होना जरूरी है, और रिटर्न में दोनों का पैन कार्ड जाएगा ऑनलाइन फॉर्म में। अगर पैन कार्ड कॉपी ले ले तो बेटर रहेगा कि कल को पैन को कोड करने में कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि रेक्टिफिकेशन बड़ा मुश्किल है। रेक्टिफिकेशन में डिफरेंट तरह की कॉम्प्लिकेशन है, तो उससे बेटर ये है कि हम पैन कार्ड की कॉपी ले ले, वो बेटर रहेगा हमारे लिए। अब बात रही 10 नंबर। जैसे जनरली TDS डिडक्ट करने जमा करवाने के लिए 10 नंबर की जरूरत होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें एक रिलैक्सेशन दी है कि आपका पैन नंबर इनफ है, फॉर्म में बिना रिटर्न में फाइल हो जाएगा, रिटर्न तो आएगी। तो ये एक बड़ा वेलकम मूव है कि SSC पे एडिशनल लाइबिलिटी नहीं है कि वो पहले 10 अप्लाई करे, 10 ले, फिर TDS जमा कराए, फिर रिटर्न भरे, ऐसा कुछ नहीं है, आपका पैन नंबर इनफ है। अब ये जॉइंट ओनर वाली बात हमारी पहले होएगी कि ABC है, A 20 लाख का ओनर है, B 15 का और C 35,000। वैसे तो तीनों 50 लाख से कम के हैं, लेकिन टोटल ज़्यादा हो रहा है, तो इस केस में 194 IA क्लियर होगा। तो अब आता है कि क्या नॉन रेजिडेंट के केस में भी एप्लीकेबल 194 IA होगा? नहीं, नॉन रेजिडेंट के केस में 194 IA एप्लीकेबल ना होकर 195 एप्लीकेबल होगा, वो मान लिया अलग है टॉपिक से। गवर्नमेंट पे TDS एप्लीकेबल होता नहीं, अगर गवर्नमेंट परचेज कर लिया तो TDS का कोई सिस्टम ही नहीं बनता, उसमें लोन हो रहा तो भी TDS लगना है। तो जनरली हमारे इसमें सारे पॉइंट कवर हो गए, मैं एक बार इस दोबारा गो थ्रू कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें एक मेन पॉइंट ये आता है कि बजट 2013 में क्या कि 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो ही TDS एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम इंडियन है उसका भी जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। एक SSC ने क्या किया कि प्रॉपर्टी तो 55 लाख की है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि 46 लाख तो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, 2 लाख मेंबरशिप फीस है, 3 लाख कार पार्किंग है और 4 लाख इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस का एडवांस है। तो इसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू 46 लाख रुपए आई, लेकिन टोटल वैल्यू 55 लाख बन रही है। तो बजट 2013 के अकॉर्डिंग इस पर TDS नहीं बन रहा और ये एक तरह की टैक्स प्लानिंग होने लग गई। इसलिए बजट 2019 में इसको भी कवर कर लिया गया कि आपने अगर ट्रांसफर से लिंक कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंस है तो वो भी इसमें कवर होगा। उस केस में उसकी वैल्यू 55 लाख ली जाएगी और 55 लाख लेने के बाद उस पर TDS की लाइबिलिटी आ जाएगी। अब बात आई कि हमने प्रॉपर्टी ले ली, TDS काट लिया, अब करना क्या है? तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हमें रहती है कि हमारे पास दोनों का पैन हो, दोनों का एड्रेस हो, दोनों के पैन की कैटेगरी हो, अमाउंट कितना पेमेंट करा वो और टैक्स कितना जमा करा। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि हम टैक्स कैसे जमा कराएं, रिटर्न कैसे फाइल करें। तो 194 आई में एक और चीज़ है, जैसे नॉर्मली हम TDS डिडक्ट करते हैं, रिटर्न सबमिट करते हैं, फॉर्म जनरेट करते हैं। TDS का जो चलान है वो चलान कम स्टेटमेंट है, वो साथ में चलान टैक्स की पेमेंट होगी, साथ में ही रिटर्न फाइल हो जाएगी, दो काम एक साथ हो जाएंगे। तो हम जनरली उसी को मैं आपका एक गो थ्रू करा देता हूँ। सबसे पहले हमें www.tinnsdl.com पे जाना है, वहाँ पे हमें TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी मिल जाएगा एक साइड में, उसके सामने होगा ऑनलाइन फर्निशिंग 26QB, इसी पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें फॉर्म 26QB पेमेंट ऑफ TDS एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे जाना है। यहाँ से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और इसमें हमें डिटेल फिल करनी है और हमारा पहला हेड रहेगा 0021, अदर देन कंपनी। अगर कंपनी है तो 0020, उसका डिटेल बननी है, बायर की, सेलर की, उनका एड्रेस, प्रॉपर्टी की डिटेल, कितने की सेल हुई, कितना TDS हुआ, और इसी के साथ पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और पेमेंट हमें कर देनी है। ये पेमेंट का चलान होने के बाद हमें कुछ नहीं करना, हमारा टैक्स का पेमेंट हो गया और रिटर्न सबमिट हो गई। ये टैक्स स्टेटमेंट कम चलान है। तो पेमेंट होने के बाद हमें यहाँ से दोबारा उसी लॉगिन ID, उसी लिंक पे जाने के बाद एक व्यू एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, जहाँ से पेमेंट के लिए गए ना वहीं से व्यू एक्नॉलेजमेंट नंबर का भी एक हेड दिख रहा था हमें। यहाँ पे जाने के बाद हमें एक्नॉलेजमेंट का नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, ट्रेसेस की साइट पे जाना है और एज पैन नंबर से ही रजिस्टर कर देना है, रजिस्टर्ड एज ए टैक्स पेयर। टैक्स पेयर रजिस्टर्ड करने के लिए हमें कुछ बेसिक डिटेल मांगेगा जो हमारे पास होएगी। इसको करने के बाद, वैलिड करने के बाद हमें फॉर्म 16B के लिए रिक्वेस्ट लगानी है, जो जनरली 1 या 2 दिन में जनरेट, सारी डिटेल देने के बाद 1 या 2 दिन में जनरेट हो जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा और इसमें मेरे को नहीं लगता कोई और पॉइंट हमारे लिए रहा है। एक दो नॉर्मल क्वेश्चन और आ जाते हैं कि प्रॉपर्टी तो 50 लाख से ऊपर की है लेकिन बायर 2 है,
तो क्या टीडीएस लगेगा? लगेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी से ही लिंक है। प्रॉपर्टी 50 लाख के ऊपर की है तो बायर चाहे 2 हो चाहे 4 हो, चाहे सेलर 2 हो चाहे 4 हो, टीडीएस काटना ही है। रिटर्न में थोड़ा सा रहता है कि चेंज हो जाएगा कि जैसे जैसे सेलर इंक्रीज होंगे वैसे हमें फॉर्म अलग अलग सबमिट करना पड़ेगा। एक फॉर्म में केवल एक ही सेलर की डिटेल जा पाएगी, 2 सेलर की डिटेल उसमें नहीं जा पाएगी। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू।